राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है मुंबई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्घाटन कब किया है? तो जनवरी 2024 को, और मुंबई के खरघर में उद्घाटन किया है। और इस मंदिर को नाम दिया गया है श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। और याद रखना, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इसको बनने में 12 वर्षों का समय लगा है और इसको बनाने में 170 करोड़ रुपए का खर्चा भी आया है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप इसी प्रकार से मंथली वाइज और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको इसमें मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मानो कि करंट अफेयर्स इससे बाहर तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरी हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, और जो तीसरी ई बुक है ये साइंस की ई बुक है। इन सभी ई बुक को परचेस करने के लिए आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे या फिर डायरेक्ट आप फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो मैं आपको 5 सेकंड के अंदर ये ई बुक सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जो है ये किया है जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, मोदी जी ने जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के गगनवीर में जेड मोड़ सुरंग या फिर जेड मोड़ सुरंग को सोनमर्ग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया। और ये जो सुरंग है ये श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, जो कि गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ती है। इस सुरंग की लंबाई है 6.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? तो दोस्तों, पहली बार खो खो वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है। और खो खो वर्ल्ड कप का जो खिताब है ये महिला कैटेगरी और पुरुष कैटेगरी दोनों कैटेगरी में अपने देश की टीम ने जीता है। यानी कि दोनों कैटेगरी की विजेता कौन है? भारत है। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पहली बार हुआ है, यानी कि पहला संस्करण है। तो खो खो में विजेता कौन है? भारतीय खो खो टीम, महिला खो खो टीम और पुरुष खो खो टीम दोनों भारत की ही विजेता हैं। उपविजेता नेपाल की टीम है। तो नेपाल की महिला और पुरुष दोनों टीमें उपविजेता हैं। याद करने में आसानी होगी। आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन किसने किया? भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने इसका आयोजन किया है। इसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर, तेजस और तारा को बनाया गया। और पहले खो खो वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये सलमान खान को बनाया गया था। ठीक है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो सुधांशु मित्तल है। ये सारी बातें आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है। कौन से नंबर के बने हैं? 11वें नंबर के। अब दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? इसरो का काम क्या होता है? तो इसरो का काम होता है रॉकेट को लॉन्च करना। और रॉकेट को कहां पर लॉन्च किया जाता है? अंतरिक्ष में रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। और हमें बचपन से बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में कौन रहते हैं? नारायण रहते हैं। ठीक है, इसलिए नारायण को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है 11वें नंबर का। ठीक है। याद रखना, इनने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। और इनको इसरो के अध्यक्ष के अलावा अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी बनाया गया है। ठीक है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वर्तमान में जो चेयरमैन है दोस्तों वो है डॉक्टर वी नारायण। ठीक है। और इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष बनाए गए थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सीआरपीएफ के जो डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। ठीक है, सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं और सीआरपीएफ भारत का 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। नेक्स्ट है यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश कुमार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हम आधार कार्ड भी बोलते हैं यूआईडीएआई को। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण और सीईओ कौन बन गए हैं? तो भुवनेश कुमार बन गए हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मसातो कांडा। और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिलीपींस के मनीला में हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो टोटल पद्म पुरस्कार की बात हो रही है, 139 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 139 पद्म पुरस्कारों में से पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म श्री 113 लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने नागरिकों को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो आप कहेंगे दोस्तों 7 लोगों को। मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, लेकिन ये 7 लोग कौन कौन हैं? ठीक है, किस क्षेत्र से हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? एक है दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन के क्षेत्र में, ये तेलंगाना से हैं। दूसरे हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर, इनको सार्वजनिक मामले में ये चंडीगढ़ के हैं। नेक्स्ट हैं कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में ये गुजरात के हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में ये कर्नाटक से हैं। एमटी वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये केरला से हैं। ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये जापान देश के हैं। जापान देश के हैं तो स्टार लगा लो, ये पूछा जाएगा। शारदा सिन्हा, बिहार की प्रसिद्ध गायिका, इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। अभी हाल फिलहाल इनका निधन हुआ है तो इनको भी मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, और ये बिहार से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा पद्म भूषण के बारे में। तो पद्म भूषण दिया जाएगा 19 लोगों को। ठीक है, और 19 लोगों की सूची मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो आप चाहें तो एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने आपको पद्म भूषण पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। फिर आपसे पद्मश्री के बारे में पूछा जाएगा, पद्मश्री कितने लोगों को प्रदान किए गए? तो पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, महाकुंभ मेला जो अभी चल रहा है 2025 में, पूरे 144 सालों के बाद आता है महाकुंभ मेला, तो इसका आयोजन प्रयागराज में चल रहा है। ठीक है, और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जैसे मैं अपने परिवार वालों को बोलता हूं, आप भी मेरा परिवार हैं तो मैं आपसे भी बोलूंगा कि महाकुंभ जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि शाही स्नान के दिन ही जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, अभी भगदड़ भी मच गई है। तो आप आराम से जाइएगा। 15 फरवरी 25 फरवरी तक 26 फरवरी तक चलना है, तो आराम से आप लोग जाइएगा। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल करी है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये क्या होता है? दोस्तों इस इंडेक्स में देशों को उनकी सैन्य ताकत के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। ठीक है, तो टॉप पर रहा है इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, और जो रूस है ये दूसरे स्थान पर है। चाइना जो है तीसरे स्थान पर है। भारत की पोजीशन चौथे स्थान पर है। तो ये क्रम याद रखना दोस्तों, अमेरिका का खास करके जो टॉप पर है और भारत का, ये तो आपको याद रखना ही है। यदि आप चाहें तो चारों याद रख सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेंस सिंगल का टाइटल है दोस्तों, ये जीत लिया है जेनिक सिनर ने। किसने जीत लिया है? जेनिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन
जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना उनमें से है एक। ठीक है, तो मेंस सिंगल का टाइटल जैनिक सिनर ने जीता, इटली के हैं। महिला सिंगल का टाइटल मेडिसन कीज ने जीता है, ये यूएसए की हैं। और जो पुरुष डबल्स है इसका खिताब जीता है हेली ओवारा फिनलैंड के और हेनरी पैटन ब्रिटेन के हैं। महिला डबल का कातेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं और टेलर टाउनसेंड ये अमेरिका की हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है उत्तराखंड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। दोस्तों जो भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन है 18वां संस्करण है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मुख्य अतिथि के तौर पर किसको बुलाया गया था? ये महत्वपूर्ण है। तो क्रिस्टीना कार्ला कंगालू ये टोबोगो देश की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के अवसर पर किस देश की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को मुख्य अतिथि बनाया गया? तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, ये त्रिनिदाद और टोबोगो देश की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति जी ने 27 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो झांकी है ना, ठीक है, इसको पहला स्थान मिला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, पहली वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को अपना जो भारत का संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए भारत ने इसी दिन को अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। और अभी 76वीं कौन सी 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2025 में। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। 2025 में अपन ने किसको बुलाया? प्रोबोवो सुबियांतो को। और याद रखना ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस की थीम आपसे पूछी जाएगी, तो थीम क्या रही है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी कि दोस्तों गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया? तो देखो जो जिस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे उसी देश की सेना ने कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया है, मतलब इंडोनेशिया की। 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो पहली बार प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं, इसको कहा जाता है ट्राई सर्विस, तो तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी पहली बार प्रदर्शित की गई है। इस झांकी का विषय क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सशक्त और सुरक्षित भारत। नेक्स्ट समलैंगिक शादी का कानून लागू करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। नेक्स्ट है फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखो दोस्तों जो फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2024 है, सबसे पहले 24 की बात करें तो 24 किसने जीता था? अपने देश के डी गोकेश ने जीता था। और डी गोकेश ये वर्ल्ड कप जीतने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। ठीक है, तो 2025 की बात अभी हो रही है, 2025 में कौन जीता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी पता चला है कि आयोजन अपने देश भारत में किया जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किस संस्था को चुना गया? देखो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो संस्थागत श्रेणी, मतलब ये संस्थाओं को दिया जाता है,
और दूसरा दिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी, मतलब व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुई थी। तो अभी 2025 में दोस्तों ये पुरस्कार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। देखो, जब कोई चीज चर्चाओं में रहती है तो उसका मुख्यालय और स्थापना दोनों पूछी जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मिस ना हो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जनरेट होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 23 जनवरी को, दूसरा किसकी जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, क्योंकि 23 जनवरी को क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और ये दिवस इसकी घोषणा कब की गई थी इसको मनाने की? 2021 में। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। और इसी क्रम में अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं, इनका नाम है जेडी वेंस। क्या नाम है? जेडी वेंस। नेक्स्ट, भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया? पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया है लोकपाल ने, कब मनाया? 16 जनवरी 2025 को। लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी को तो हुई होगी, लेकिन सन याद रखना, 16 जनवरी 2024 को। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो पीसी घोष बनाए गए थे, पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एएम खानविलकर। कौन है? एएम खानविलकर जो हैं ये लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये जो वर्जिन नारियल तेल है ये अंडमान निकोबार का है और उसको जीआई टैग दिया गया है। किस देश में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो निकोलस मादुरो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार? वेनेजुएला के। बताइए, किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार यानी कि सर्वोच्च सम्मान दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर देश ने दिया है। थोड़ी सी डिटेल से हम समझेंगे। जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन षडमुखरत्नम, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं और इनने 15 जनवरी 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण दास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान यानी कि मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। तरुण दास इस सम्मान को पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले एक और भारतीय हुए हैं, रतन टाटा, जिनका निधन हुआ है, मशहूर उद्योगपति थे। ठीक है, उनको भी ये सम्मान मिल चुका है। बताइए, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीता है पश्चिम बंगाल की टीम ने। संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण खेला गया है। ठीक है, और उपविजेता कौन रही है? रनर अप केरला उपविजेता रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? तो वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय क्रिकेटर जो हैं ये बन गई हैं स्मृति मंधाना। इनने 70 गेंदों में शतक जड़ा है। इसी क्रम में अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक ये बनाया है इरा जाधव ने, याद रखना इनका नाम। दिसंबर 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों नेट स्काईब्रंट ने। ठीक है, ये इंग्लैंड की हैं और इनने महिला टेस्ट क्रिकेट में मात्र 96 गेंदों में शतक जड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, महिला और पुरुष दोनों जो खिताब हैं ये अपने देश भारत ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये जो है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और 2024 का ये सम्मान 4 जनों को दिया गया है। कितने जनों को?
4 जनों को। याद रखना 2024 के जो विजेता हैं उनमें मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित हैं, डी गुकेश शतरंज से संबंधित हैं, और ये अभी जो है सबसे युवा विश्व शतरंज खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। स्थापना 1991 में हुई थी और उस समय इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2021 में सरकार ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नगद राशि, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके पहले विजेता थे विश्वनाथन आनंद, 1991-92 में इन्हें ये खिताब जीता था। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार टोटल 34 खिलाड़ियों को मिला है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? ठीक है, मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है, लेकिन 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इन 34 खिलाड़ियों में से दोस्तों 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम कैटेगरी में, बाकी जो 32 खिलाड़ी हैं दोस्तों इनको सामान्य कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो जो लाइफ टाइम कैटेगरी के विजेता हैं, एक है सुच्चा सिंह एथलेटिक्स हैं, दूसरे हैं मुरलीकांत पेटकर, ये पैरा स्विमिंग से संबंधित हैं। तो इनके नाम मैंने आपको बता दिए। बाकी के जो 32 विजेता हैं सामान्य श्रेणी के, उनके नाम की लिस्ट लगा दी है, आप पढ़ लेना। टेलीग्राम पे भी ये लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बताइए दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2024 कितने कोचों को मिला है? देखो, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, नाम से लग रहा होगा द्रोणाचार्य कौन थे, तो द्रोणाचार्य जो हैं वो गुरु थे। मतलब जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किन को दिया जाता है? गुरुओं के लिए, मतलब कोचों के लिए ये प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार एक तो रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है, दूसरा दिया जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो अभी जो है दोस्तों रेगुलर कैटेगरी की बात हो रही है, तो रेगुलर कैटेगरी में ये जो पुरस्कार है ये 3 कोचों के लिए प्रदान किया गया है। उन 3 कोचों के नाम क्या हैं? एक है सुभाष राणा पैरा शूटिंग से संबंधित, दीपाली देशपांडे शूटिंग से संबंधित, संदीप सांगवान ये हॉकी के कोच हैं। ठीक है, और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है लाइफ टाइम कैटेगरी का, ये कितने कोचों को मिला है? तो लाइफ टाइम कैटेगरी का 2 कोचों को प्रदान किया गया। एक एस मुरलीधरन बैडमिंटन के कोच हैं, दूसरे अरमांडो एनगेलो कोलाको ये फुटबॉल के कोच हैं। इन 2 जनों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एक और होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसको माका ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। तो माका ट्रॉफी दोस्तों जो है 3 संस्थानों को मिली है। एक तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये विजेता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है माका ट्रॉफी की विजेता है। और जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ये उपविजेता है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है अमृतसर, ये जो है द्वितीय उपविजेता है। मतलब इन तीनों संस्थानों को माका ट्रॉफी प्रदान करी गई है। माका ट्रॉफी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर दी जाने वाली ये प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। और ये जो है ये ट्रॉफी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटियों को प्रदान की जाती है। 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। टोटल ने 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं। हाल ही में इसरो ने स्पेडेक्स डॉकिंग प्रयोग किया। इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत कौन सा वह देश बन गया है? तो स्पेडेक्स डॉकिंग प्रयोग किया है भारत ने, और इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला अपना देश भारत जो है ये 4था देश बन गया है। कौन से नंबर का? 4था। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो कोपरनिकस जो है यूरोपीय जलवायु एजेंसी है, इसके अनुसार अब तक का सबसे गर्म साल जो है ये बना है 2024। नेक्स्ट है, आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा लेबनान देश का। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया बना है। ठीक है, और अभी एक और फैक्ट याद रखना, अभी एनडीबी का 10वां सदस्य बना था एक। ठीक है,
एनडीबी का 10वां सदस्य। तो एनडीबी का जो 10वां सदस्य दोस्तों ये अल्जीरिया को बनाया गया था। नेक्स्ट है, बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। बीमा सखी योजना जो है ये केंद्र सरकार की योजना है और एक्चुअल में ये एलआईसी की एक पहल है। ठीक है, एलआईसी की एक पहल है। महिलाओं के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग अरेंज करी जाती है एजेंट बनने के लिए एलआईसी का। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान भी महिलाओं को पेमेंट दिया जाता है और ट्रेनिंग करके यदि महिलाएं जो हैं काम करना चाहती हैं तो उनके लिए एक सैलरी फिक्स कर दी जाती है। यह है बीमा सखी योजना। इस योजना की शुरुआत मोदी जी ने करी थी। ठीक है, और दोस्तों इसको शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा। याद रखना, समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया गया। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी में बनाया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ठीक है, और कन्याकुमारी में तिरुवल्लुर प्रतिमा को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से ये ब्रिज जोड़ेगा। याद रखना, समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। इसका उद्घाटन किया है तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है 77 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, ऊंचाई है 133 फीट। भारत का एक फैक्ट याद रखो, भारत का सबसे लंबा कांच का पुल जो है ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, और ये समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा के लिए। जो पंजाब नेशनल बैंक है स्थापना 1894, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अशोक चंद्रा एमडी और सीईओ बने हैं। देखो जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके संस्थापक पूछे जाते हैं, दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किस देश ने 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी की है। तो 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी करी है नेपाल ने। किस देश ने, नेपाल ने। तो जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में होता है। आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। 18वां संस्करण है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास एक बटालियन स्तर का अभ्यास है और इसमें 11वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट की टुकड़ी ने भाग लिया है 2025 में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन ये विकसित कर लिया है अपने देश भारत ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने देश भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित कर लिया है। इस इंजन का आउटपुट है 1200 हॉर्स पावर। दुनिया में केवल 4 देशों के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं। जर्मनी पहला ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करी थी। दूसरा चाइना है, तीसरा फ्रांस है और चौथा जो है ये स्वीडन है। ठीक है, और अब भारत भी बन गया है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा विकसित की गई थी। याद रखना, और हाइड्रोजन ट्रेन इंजन दुनिया का सबसे शक्तिशाली अपने देश भारत ने विकसित किया है। मतलब ये बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। जनवरी 2025 में किस देश ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉस परीक्षण किया है। अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए जो क्रॉस परीक्षण है दोस्तों ये इसरो ने किया है, अपने देश की स्पेस एजेंसी ने किया है। नेक्स्ट है, सरकार ने कहां पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। तो कहां पर किया है सरकार ने ये ऐप लॉन्च। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। और ये ऐप लॉन्च किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किस राज्य में किया गया, तो गुजरात में। और गुजरात के वड़नगर में इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में बीसीसीआई का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया। देखो बीसीसीआई के अंदर यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने के लिए एक पद बनाया गया है। ठीक है, लोकपाल। तो बीसीसीआई का जो लोकपाल है अरुण मिश्रा के लिए बनाया गया है। हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वन प्लेट वन थैला अभियान। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक प्लेट एक थैला, इसको हम बोलेंगे। ये अभियान जो है ये महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है आरएसएस के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया और उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ बनाना। इस पहल के अंतर्गत डिस्पोजल प्लास्टिक की वस्तुओं की जगह कपड़े के थैले और स्टील की प्लेट और गिलास वितरित करने को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है? तो 8वां वेतन आयोग गठित होगा। ठीक है, इसको मंजूरी मिल गई है। थोड़ी सी हम डिटेल से समझ लेते हैं। कैबिनेट ने जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे दोस्तों वर्ष 2026 में लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचों में संशोधन के लिए प्रत्येक दशक में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है। जो 7वां वेतन आयोग है 2016 में गठित हुआ था, इसका कार्यकाल 26 में समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकालीन के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपये पेंशन की घोषणा करी है? आपातकाल के दौरान जो जेल गए थे उनको 20,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ऐसी घोषणा किस राज्य ने कर दी दोस्तों? उड़ीसा राज्य ने ऐसी घोषणा कर दी है। ठीक है, तो जो आपातकाल है ये इंदिरा गांधी जी की सरकार में लगा था। ठीक है, 1975 से 1977 तक। ठीक है, तो उस समय जो जेल गए थे, ठीक है, उन व्यक्तियों को 20,000 रुपये की पेंशन उड़ीसा सरकार के द्वारा दी जाएगी। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भारत 25वें स्थान पर रहा है। जो दोस्तों विश्व भविष्य कौशल सूचकांक है ये लंदन स्थित कोकरेली साइमंड्स संस्था के द्वारा जारी किया गया। टॉप पर यूके है, दूसरे नंबर पे यूएस है, तीसरे नंबर पे है कनाडा। और ये जो सूचकांक है 4 मापकों के आधार पर तैयार किया जाता है। एक कौशल अनुकूलता, अकादमिक तत्परता, भविष्य का काम और आर्थिक परिवर्तन। और इस इंडेक्स में अपना देश भारत 25वें स्थान पर रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कितने हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का शुभारंभ किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 हवाई अड्डों पर। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने 7 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का शुभारंभ किया। 7 हवाई अड्डे हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद। ठीक है, तो इन हवाई अड्डों पर इस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। इससे जो निर्बाध और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है ये संभव हो सकेगी। हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु के लिए। किसको? पीवी सिंधु के लिए। कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जैसे पूमा इंडिया की बन गई हैं पीवी सिंधु, और जो पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, मध्य प्रदेश टूरिज्म के पंकज त्रिपाठी, थाईलैंड टूरिज्म के सोनू सूद और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रश्मिका मंधाना, बंदरगाह मंत्रालय जो है इसकी मनु भाकर, लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन, प्ले स्पोर्ट की सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। नेक्स्ट है विकेट कीपर सैयद किरमानी, जो कि 1983 के जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो उसमें विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं सैयद किरमानी। इनकी ऑटोबायोग्राफी अभी लॉन्च हुई है। ऑटोबायोग्राफी का नाम बताओ इनकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम जो है ये है स्टम्प्ड है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि ये विकेट कीपर थे, ठीक है, तो ऐसा याद रखना स्टम्प के बहुत ज़्यादा करीब ये रहते ही थे, तो स्टम्प्ड इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाया गया है? देखो अभी वहाँ का कचरा हटाया गया है,
भोपाल गैस त्रासदी का। कितने साल बाद ये कचरा हटा है? 40 साल बाद। थोड़ी सी डिटेल से हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 और 3 दिसंबर को हुई थी 1984 में। ठीक है। किस फैक्ट्री की दुर्घटना है? भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाइट की फैक्ट्री है और यूनियन कार्बाइड को अब डॉव केमिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको MIC कहा जाता है शॉर्ट में। कितने लोगों की मौत हुई थी? तो करीब 15,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। ठीक, मतलब 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी, लेकिन सरकार ने कहा था कि 5,779 लोगों की मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, इसको आप मजबूत माने। ठीक है। बाकी ऐसा मानना है लोगों का 15,000 से ज़्यादा लोग मरे थे। घायल हुए थे 5 लाख से ज़्यादा। और इस हादसे का जो मुख्य आरोपी था वो था कंपनी का CEO, उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। याद रखना। ठीक है। पूरे 40 साल बाद ये जो कचरा था अब जनवरी 2025 में हटाया गया है। एक पुस्तक है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। इनमें से किसने इस पुस्तक को लॉन्च किया है? तो फोटो देख के आप समझो। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक है। याद रखना, जनवरी 2025 को नई दिल्ली में। और केवल बुक का टाइटल याद रखो, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इस पुस्तक का टाइटल है। इस किताब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज है। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हाल ही में S जयचंद्रन नायर का निधन हो गया है। S जयचंद्रन नायर कौन थे ये? तो ये मलयालम, ये जो हैं ये कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थे मलयालम लेखक और पत्रकार थे। और कहाँ से ये संबंधित हैं? तो केरला से ये संबंधित हैं। ठीक है। 2 जनवरी को इनका निधन हो गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया है 4 जनवरी को। वो क्या थे? तो डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम की बात करें, ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। मतलब ये सभी पदों पर रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे इसका मतलब। राजगोपाला चिदम्बरम, जन्म चेन्नई में हुआ था। 4 जनवरी को इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1974 की न्यूक्लियर टेस्टिंग टीम में अहम भूमिका निभाई। 1998 में जो पोखरण परमाणु टेस्ट हुआ था, ठीक है, उस टीम का ये हिस्सा थे और उस टीम को ये लीड कर रहे थे। और इनको 1975 में पद्मश्री, 1999 में पद्म विभूषण और 1990 में ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर रहे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे 93 से 2000 तक। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे 2002 से 2018 तक। ठीक है। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी दोस्तों P जयचंद्रन का निधन हो गया है 9 जनवरी को। वो क्या थे? P जयचंद्रन। ये जो हैं दोस्तों ये प्लेबैक सिंगर थे। कौन? प्लेबैक सिंगर। भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह सागू के लिए। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ये भारत में एथलेटिक खेलों का संचालन करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1946, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो 69वां डिवीजन बना है जम्मू रेलवे डिवीजन। B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की जनगणना किस जगह पर शुरू हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो अभ्यारण्य है, ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में। यहाँ पर भारत की पहली तटीय और बॉर्डर पक्षियों की गणना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन कुप्टिल ने 8 जनवरी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो मार्टिन कुप्टिल ये किस देश के खिलाड़ी थे?
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का नाम क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है इसको तेजस्विनी नाम दिया गया है। याद रखना, जो राष्ट्रीय खेल 2025 है 38वां संस्करण है, और इसकी जो मसाल है दोस्तों इसको तेजस्विनी नाम दिया गया है। शुभंकर जो है मौली है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तराखंड के देहरादून में एक स्टेडियम है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, यहाँ पर 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। आयोजन कहाँ पर किया गया इसका? न्यू दिल्ली में नाबार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य है ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता, क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। हाल ही में किसको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा फैज अहमद किदवई के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ? भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा ये जन्मा है मिजोरम में। ठीक है। जनरेशन बीटा क्या होता है मैं इसको आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझो, भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा मिजोरम के आइजोल में जन्मा है, और इस बच्चे का नाम रखा गया है फ्रैंकी रेमू अटडेका जेडेंग। देखो अब समझो जनरेशन बीटा क्या होता है। एक भविष्यवादी हैं, इनका नाम है मार्क मैकक्रिंडल। इनने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा नाम रखा है, या फिर जनरेशन बीटा शब्द दिया है। ठीक है। तो अभी 2025 में जो पहला जनरेशन बीटा बच्चा है मिजोरम के आइजोल में जन्मा है, और उस बच्चे को फ्रैंकी नाम दिया गया है। ठीक है। 2025 तक ये पीढ़ी कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% होगी। ठीक है। इससे पहले जो जनरेशन अल्फा था, ठीक है, 2010 से 2024 तक की जो संतानें थीं उनको जनरेशन अल्फा कहा जाता था। अब जनरेशन बीटा लग गया 2025 से। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सिक्किम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। तो यूएसए के लॉस एंजल्स में आयोजन किया गया। ठीक है। गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? 82वां। अब विजेता देख लो। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में फर्नांडा टोरेस, बेस्ट एक्टर एंडियन ब्रोडी, बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में एमिलिया पेरेज, बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में एमिलिया पेरेज ही है। बेस्ट डायरेक्टर ये ब्रेडी कॉर्बेट हैं। ठीक है। और इनकी एक मूवी है दी ब्रूटा लिस्ट, इस मूवी के लिए इनने बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता है। जनवरी 2025 में चर्चित वायरस HMPV का पहला मामला भारत में कहाँ पर मिला है? तो HMPV ये वायरस चर्चाओं में रहा, और इसका जो पहला मामला है कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने के लिए मिला है। अच्छा, जो पहला कोविड का मामला है ये भी बेंगलुरु में ही देखने के लिए मिला था। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया? भारत पोल पोर्टल ये दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है। और दोस्तों ये जो पोर्टल है इसको CBI के द्वारा विकसित किया गया। ये पोर्टल भारतीय जो जांच एजेंसियां होती हैं उनको ड्रग, हथियार और मानव तस्करी जैसे सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए जोड़ता है। ये पोर्टल इंटरपोल के 195 देशों के नेटवर्क तक पहुंच को सक्षम बनाता है। भारत पोल पोर्टल अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। वर्ष 2024 में साइबर मामलों के मामले में भारत किस स्थान पर है? साइबर मामले जो साइबर क्राइम होते हैं उस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए पहले स्थान पर है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? सही आंसर हो जाएगा 6.4%। बताओ, हाल ही में आंध्र प्रदेश में
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। एक और क्वेश्चन बनेगा, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में। कहाँ पर? अनकापल्ली में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार, कवि और फिल्म निर्माता प्रीतिश नंदी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रीतिश नंदी को 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना, पत्रकार, कवि और फिल्म निर्माता थे प्रीतिश नंदी। 73 वर्ष की आयु में मुंबई में हृदयघात के कारण निधन हो गया। ये महाराष्ट्र राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। और दोस्तों, इन्होंने भारत के पहले शिशु अधिकार एनजीओ पीपल फॉर एनिमल की स्थापना करी थी। भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा इनको 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर जनवरी मंथ से करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है पिछले एक साल का, ठीक है, तो हमारी मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दिया गया है, तो फटाफट से इसको आप परचेस कर लेना। दूसरी, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। तीसरी, साइंस की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा, वही व्हाट्सअप नंबर है। आप वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पे सेंड करेंगे, तो जो है हम आपको PDF 5 सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप आप ज़रूर करना यदि कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो। ठीक है, अब एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता के जाना कि इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की क्वालिटी, मेरे पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट करके बताइए। यदि कोई अपडेट करने की ज़रूरत हो, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।